हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो बच्चों हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। देखते बच्चों, आशना एक एल्यूमिनी है सीबीएसई स्कूल की, जिसने बच्चों अपने एक स्टार्टअप स्मार्ट पे नाम से शुरू करा है 2015 में। अब बच्चों स्मार्ट पे एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट प्रोसेस करता है यूपीआई और पीओएस के थ्रू, और क्रेडिट और लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ड्यूरिंग द ईयर 2021 टू 22 में स्मार्ट पे ने बच्चों बोनस शेयर्स भी इशू करे थे 5:1 की रेशियो में रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके। उसके बाद बच्चों हमें प्रॉफिट बता रखा है स्मार्ट पे का। सारी एप्रोप्रिएशंस के बाद प्रॉफिट था 7,50,000। अब बच्चों जो प्रॉफिट आया है ये इन सब आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद आया है। देखते बच्चों, सबसे पहले हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पे कितना करा गया था वो बता रखा है। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करी गई थी। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, बच्चों हमारी मशीन का भी लॉस हो गया था फायर की वजह से। इसके बाद जो हमें लॉस हुआ था उस पर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम भी रिसीव हुआ है। और लास्ट बच्चों में इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पे, और कुछ अमाउंट टैक्स का रिफंड भी हुआ था। आगे देखते बच्चों और क्या बता रखा है। तो बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है, कैश इन हैंड भी है, मशीनरी है, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, गुडविल है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। अब बच्चों इसके बाद हमें और बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि गुडविल परचेज करा गया था ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपीज का। और सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2021 में था 1,60,000 रुपीज, और 2022 में प्रपोज करा गया था 2 लाख रुपीज का। अब इसके बाद बच्चों हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। अब हमें बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे, सरप्लस का डिफरेंस निकाल के नेट प्रॉफिट निकालते थे ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में पहले से ही नेट प्रॉफिट दे रखा था बच्चों। नेट प्रॉफिट हमें पहले से ही बता रखा था 7,50,000 था, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो हमें मिल गया। अब बच्चों याद करो हम इसमें ऐड क्या क्या करते थे। अगर बच्चों हमने कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो, या प्रोविजन क्रिएट करी हो टैक्स के लिए, या बच्चों डिविडेंड पे करा हो, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करा हो। देखते बच्चों, सबसे पहले देखो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा था ना, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस भी 1,50,000 है और क्लोजिंग भी 1,50,000 है। मतलब यहाँ पे बच्चों कुछ एडिशन नहीं हुआ, तो हमने कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड दे रखे थे ना। देखो बच्चों इंटरिम डिविडेंड कितना पे करा गया था वो भी बता रखा था 90,000। अब बच्चों जितना भी हमारे पास डिविडेंड होता है उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो इंटरिम डिविडेंड 90,000 पे करा है, उसे हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए 90,000। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हमारे पास प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा था ना, जो कि बच्चों देखो हमें 2021 का भी दे रखा है और 2022 का भी दे रखा है। अब याद करो बच्चों, हम करेंट ईयर में कौन सी ईयर का डिविडेंड पे करते हैं, प्रीवियस ईयर का ना बच्चों। तो ये कौन सा करंट ईयर है क्वेश्चन में, 2021 टू 2022। तो बच्चों इस ईयर के हिसाब से हमारा प्रीवियस वाला प्रपोज डिविडेंड कौन सा हो गया, 1,60,000। तो बच्चों इतने का हमने प्रपोज डिविडेंड पे करा होगा, ऐड कर देते हैं 1,60,000 प्रपोज डिविडेंड का हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा था, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। अब बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है ना कि जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है बच्चों टैक्स पेड का अमाउंट, कितना टैक्स पे करा होगा। और जब हमारे पास क्लोजिंग वाला बैलेंस होता है वो होता है बच्चों हमने करंट ईयर में कितने की प्रोविजन क्रिएट करी। तो यहाँ पे देखो बच्चों 80,000 है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, मतलब हमने इतने की प्रोविजन क्रिएट करी होगी करंट ईयर में टैक्स के लिए। और बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स के अमाउंट को हमें ऐड करना होता है ना, तो 80,000 हम ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी दे रखी थी ना बच्चों। सबसे पहले देखो हमारे पास लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर दे रखा था। अब बच्चों देखो ये एक्टिविटी तो हमारे बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग है ना। हमारी मेन बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में तो बच्चों रोज रोज ऐसा नहीं होता, ये तो एक टाइम की जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रेगुलरली नहीं होती। अब बच्चों देखो मशीनरी का जलना फायर की वजह से ये तो हमारे लिए एक टाइप का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया ना, बिकॉज हमारी मेन बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में तो नहीं आती है एक्टिविटी। और याद करो बच्चों जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है ना। तो लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर बच्चों एक टाइप का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है जिसे हम ऐड कर देते हैं, 20,000 ऐड कर देते हैं बच्चों। 20,000 रुपीज का लॉस हुआ था फायर की वजह से एसेट्स का।
उसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी से रिलेटेड इस लॉस पे हमें इंश्योरेंस क्लेम भी तो रिसीव हुआ था ना बच्चों, और इंश्योरेंस क्लेम भी हमारे बच्चों एक टाइप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है ना, बिकॉज हमें बच्चों रोज रोज तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव नहीं होता ना, ये तो वाली एक्टिविटीज है जो कभी कभी होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ये तो हमारे लिए इनकम हो गई, और हमारे मेन बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में नहीं आता इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होना, तो ये हमारे लिए बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो हमारे मेन बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से हमें अर्न नहीं हुई। और जितनी बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना होता है ना, तो 10,000 बच्चों हम माइनस कर देंगे बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। ठीक है बच्चों, माइनस कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था। अब इसके बाद देखो बच्चों, लास्ट हमारे पास टैक्स रिफंड भी दे रखा था, तो जो में और बच्चों हमें टैक्स का रिफंड हुआ होता है वही बच्चों हमें माइनस करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमने पहले ज्यादा टैक्स पे कर दिया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हमें टैक्स का अमाउंट रिफंड हो गया तो उसे हम माइनस कर देते हैं 20,000। बच्चों 20,000 हमने टैक्स रिफंड का माइनस कर दिया। अब बच्चों में इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा 10,70,000। तो यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। उसमें बच्चों हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट तो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट करा, कितना आया 10,70,000। अब बच्चों इसमें हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है। देखते बच्चों हमारे पास ऐसी कौन सी आइटम्स थी। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखा था ना, और डेप्रिसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है जिसे बच्चों हमें ऐड करना होता है ना। तो डेप्रिसिएशन 40,000 का चार्ज करा था, नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए बच्चों हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास गुडविल भी दे रखा था जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस था 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। यहाँ पे मतलब बच्चों गुडविल की वैल्यू तो डिक्रीज हुई है ना, और बच्चों मैंने पहले बताया कि जब भी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या मान के चलते हैं कि गुडविल को हमने अमोर्टाइज कर दिया, डेप्रीशिएट कर दिया, है ना बच्चों। तो हमें कितने से डेप्रीशिएट करा गुडविल को, उसे निकालने के लिए देखो बच्चों हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, गुडविल हमने परचेज भी करा था 20,000। तो देखो बच्चों कितना गुडविल अमोर्टाइज करा हमने, वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा गुडविल का उसके बाद जो हमने गुडविल परचेज करा उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल गुडविल आ जाएगा। फिर बच्चों जो हमारे पास क्लोजिंग में होगा उसे हम माइनस कर देंगे। देखो बच्चों हमारे पास गुडविल का ओपनिंग बैलेंस कितना था 80,000, फिर उसके बाद देखो बच्चों हमने 20,000 का और परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों देखो हमारे पास ईयर के एंड में कितने का गुडविल होना चाहिए था, 1 लाख का, है ना बच्चों। 80,000 प्लस 20,000 1 लाख का होना चाहिए था, बट देखो बच्चों हमारे पास तो ईयर के एंड में सिर्फ 30,000 का है। मतलब बच्चों हमने गुडविल को अमोर्टाइज भी करा है, गुडविल की वैल्यू कम करी होगी ना, तभी तो देखो बच्चों सिर्फ 30,000 का है। कितने से कम करी होगी, 1 लाख होना चाहिए था और 30,000 है, तो बच्चों 70,000 से हमने गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया। अब बच्चों अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो बच्चों सिमिलरली अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश एक्सपेंस ही होता है। अब बच्चों हमने 70,000 से अमोर्टाइज करा गुडविल को तो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ था ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। अब बच्चों देखो हमारे पास मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो नहीं आता ना इंटरेस्ट रिसीव होना, ये तो एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और उसमें बच्चों हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब इनकम है। तो बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी ना, इंटरेस्ट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने की रिसीव हुई, 30,000 की। और याद करो बच्चों जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उन्हें हमें माइनस करना होता है ना, तो इंटरेस्ट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 11,50,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या बोला है। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड देखते हैं ना, नॉन करेंट से। तो देखो बच्चों उससे रिलेटेड हमारे पास अपने अभी देखा था कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था ना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे। तो देखो बच्चों कितने का रिसीव हुआ था 30,000, और ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है ना, रिसीव हुआ है, कैश का इनफ्लो है। तो इसे बच्चों हम पॉजिटिव से दिखा देंगे। इंटरेस्ट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का रिसीव हुआ था, हमने ऐड कर दिया।
ठीक है बच्चों। और देखो हमारे पास नॉन करंट एसेट से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम भी बच्चों रिसीव हुआ था ना, लॉस ऑफ मशीनरी के लिए हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था, कितने का, 10,000 का। ये भी बच्चों नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। और कैश का इनफ्लो है ना, तो इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया 10,000 रुपीज को जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले देखो बच्चों वहाँ पर 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का हमें बैलेंस बता रखा था, जिसका देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई ना, मतलब हमने और इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी, कितने की 1 लाख रुपीज की। अब जब बच्चों परचेज करी होंगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं, तो हमने 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से देखो हमारे पास मशीनरी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। अब बच्चों देखो मशीनरी से रिलेटेड हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना, कि हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करा था, मशीनरी का कुछ का लॉस भी हुआ था फायर की वजह से। तो इसके लिए बच्चों हम बेटर रहेगा कि अपना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों मशीनरी अकाउंट का हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ना, जो कि हमें कितना दे रखा था 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चों डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 3 लाख। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आ गए। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बता रखा था, कि हमने बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 40,000 रुपीज की। अब बच्चों डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड में आता है ना, तो हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया क्रेडिट साइड में, कितने का 40,000 रुपीज के डेप्रिसिएशन चार्ज करी हमने मशीनरी पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो हमारे पास मशीनरी का लॉस भी हुआ था फायर की वजह से। अब लॉस बच्चों भी क्रेडिट साइड में आता है, तो लॉस भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 रुपीज का हमें लॉस हुआ था। अब बच्चों हम अपने इस अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 3,60,000, डेबिट साइड का टोटल बच्चों कम आ रहा है और बैलेंस बच रहा है। अब बच्चों मैंने पहले बताया हुआ ना, कि जब भी एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बैलेंस होगा परचेज का। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है 1,60,000, मतलब बच्चों हमने इतने की मशीनरी और परचेज करी होगी। तो आ गया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया हमने इतने की और परचेज करी। ठीक है बच्चों। तो 1,60,000 की जब बच्चों हमने परचेज करी होगी तो वापस से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, जिसे हम माइनस साइन से शो करते हैं। तो बच्चों हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। और देखो हमारे पास गुडविल भी दे रखा था ना, गुडविल बच्चों नॉन करंट एसेट है, जो कि हमने परचेज करा था कितने का 20,000 का। तो बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, तो इसे भी हम अपना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20,000 का परचेज करा था, माइनस कर दिया। अब बच्चों में इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 2,40,000। मतलब बच्चों कैश का हमारे पास यूज हुआ होगा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जब भी नेगेटिव आता है तो कैश यूज होता है। तो बच्चों हमने थर्ड पार्ट का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखो बच्चों लास्ट हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बच गए। तो फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बच्चों अपने बोरोइंग्स देख लेते हैं। देखो बच्चों बोरोइंग में तो सिर्फ हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,50,000। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने बैंक से और लोन लिया होगा। अब जब बच्चों लोन लिया होगा तो हमारे पास बच्चों कैश रिसीव हुआ होगा ना, कितना 50,000 का। तो बच्चों 50,000 का हमें कैश का इनफ्लो जनरेट हुआ होगा, तो उसे हमने पॉजिटिव से दिखा दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हमारे पास शेयर कैपिटल भी दे रखा था, वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 12 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने और शेयर इश्यू करे होंगे। और जब बच्चों शेयर इश्यू करे होंगे तो हमें कैश भी तो रिसीव हुआ होगा ना। बट बच्चों एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, कि हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बता रखा था, कि कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू करे थे ना रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके। मतलब बच्चों जो हमारे पास ये शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, एक इसकी वजह से हुआ होगा बोनस शेयर की वजह से। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है ना, कि हमारे पास बोनस शेयर कैसे इशू करे जाते हैं, फ्री में इशू करे जाते हैं, मतलब कोई कैश की ट्रांजेक्शन तो होती ही नहीं। तो इसलिए बच्चों हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है बच्चों। इसलिए यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ शेयर कैपिटल में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट हमने जो डिविडेंड पे करे थे वो आ जाएंगे। तो देखो बच्चों प्रपोज डिविडेंड हमने पे करा था 1,60,000 का, और इंटरिम डिविडेंड हमने पे करा था 90,000 रुपीज। ये दोनों ही कैश के आउटफ्लो होते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं।
90,000 और 1,60,000 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 लाख माइनस का। अब बच्चों ये भी नेगेटिव में अमाउंट आ रहा है, तो हमारे पास कैश यूज हुआ होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आउटफ्लो हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों लास्ट में हमें क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने थे। तो देखो बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास बैलेंस कितना दे रखा है। सबसे पहले देखो कैश इन हैंड दे रखा है, जिसका बच्चों देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2 लाख। और याद करो बच्चों इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आता है ना, जिसका बच्चों देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। तो 2 लाख तो हमारे पास कैश इन हैंड का था, और इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आता है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 था। तो टोटल हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस आ गया 3,50,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।